नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीव विज्ञान के एक नए अध्याय अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा अध्याय है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या अध्याय का नाम है? अंतःस्रावी ग्रंथि। विषय है जीव विज्ञान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एवं वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करिए, और अगर ऐसे लगे कि हमारे वीडियोस अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं तो उन तक वीडियोस को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस आग्रह के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसे कि आज का जो अध्याय है अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उनके बारे में देखेंगे। वे ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। देखिए, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं शरीर में। एक होती है बहिस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी। यानी जो रक्त में सीधे हार्मोन या हम कह सकते हैं कि अन्य पदार्थों को पहुंचाती है, वे क्या कहलाएंगी? बहिस्रावी ग्रंथि होंगी। और वे ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं और नलिका के माध्यम से हार्मोन्स को रक्त तक पहुंचाती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक, तो हम कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो क्या स्रावित करती हैं मुख्य रूप से, तो आप कहेंगे हार्मोन को स्रावित करती हैं। थोड़ा सा हार्मोन के बारे में एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो हार्मोन है ये एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है। ठीक, ना कि पोषक पदार्थ। यानी हमारे शरीर में ये हमारे शरीर को पोषण प्रदान नहीं करते हैं। ये सिर्फ ये कैसे हैं? रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में कई सारे विकास के कार्य करते हैं, जैसे कि बालों का बढ़ना, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जननांगों का कार्य करना, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य कुछ प्रक्रियाओं में हार्मोन क्या करते हैं कि भाग लेते हैं और वे विभिन्न ग्रंथियों के माध्यम से शरीर में स्रावित होते हैं। तो यहाँ कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है। आइए अब अंतःस्रावी ग्रंथियों को एक एक करके देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बनते हैं, और जो इसमें हमने प्रत्येक ग्रंथियों के बारे में चर्चा की है वे एमपीपीएससी मेंस के लिए भी उपयोगी हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम पहली ग्रंथि है जो हमारी आज की पहली ग्रंथि जिसको पढ़ेंगे उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि जो पढ़ेंगे उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। तीसरी है एड्रीनल ग्रंथि। चौथी है अग्नाशय ग्रंथि। पांचवी है पीनियल ग्रंथि। छठवीं है थाइमस ग्रंथि। सातवीं है पैराथायराइड ग्रंथि। और इसके बाद आठवीं है जननांग ग्रंथि। नौवीं है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो कुल कितनी है अंतःस्रावी ग्रंथियां? 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनको हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सिर्फ थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि यानी 4 ग्रंथियों को पढ़ेंगे। और ये 4 ग्रंथियां काफी विस्तृत रूप से हैं और काफी महत्वपूर्ण ग्रंथि हैं, इसलिए इनके बारे में डाटा ज्यादा है तो वीडियो लंबा होगा। तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे पीनियल ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को, पैराथायराइड ग्रंथि को, जननांग ग्रंथि को एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। यानी हम इन 5 ग्रंथियों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के इस लेक्चर में सिर्फ हम 4 ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्रंथि यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे पहला ही प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग उत्तर देंगे थायराइड ग्रंथि। ठीक, कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अब यहीं पे प्रश्न आ जाए, एक ऑब्जेक्टिव और आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपकी यकृत।
यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर, क्या? यकृत। इसके बाद यह मनुष्य के गले में उपस्थित होती है। जैसे ही मनुष्य का ये गला है मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक छोटे से भाग में उपस्थित होती है बीच में, यानी ये जो आपकी फूड पाइप है इसके दो ऐसे यहाँ पे उपस्थित होती है, ठीक, ऐसे। इसके बाद आगे इसके द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, ठीक, जो आगे दिए हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या है पहला हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका दूसरा नाम T3 यानी ट्राई आइडोथायरॉक्सिन है। इसका एक नाम और है T3, इसको शॉर्ट फॉर्म, और पूर्ण रूप से कहें तो ट्राई आइडोथायरॉक्सिन बोला जाता है, ठीक। इस हार्मोन का प्रमुख घटक आयोडीन होता है। जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला, इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? आयोडीन यानी नमक है, ठीक। जिसका हम सेवन करते हैं नमक, उसे आयोडीन इसका मुख्य घटक है। यह शरीर के ताप को बढ़ाता है, यानी जो थायरॉक्सिन आपका हार्मोन है यह क्या करता है? शरीर के ताप को बढ़ाता है, इसलिए इसे थर्मोजेनिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे, आप लोग इसको नोट करेंगे अपने मस्तिष्क में कि थर्मोजेनिक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन को थर्मोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह शरीर के ताप को बढ़ाता है इसलिए कहा जाता है। फिर उसके बाद यह शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन कहा जाता है। क्या हार्मोन कहा जाता है? दूसरा कि आप लोग पॉइंट अपने मस्तिष्क में बैठाएं कि थायरॉक्सिन हार्मोन को कैलोरीजेनिक हार्मोन कहा जाता है। अब ऊर्जा का जो यूनिट है, इकाई है जिससे मापते हैं, उसको कैलोरी से मापते हैं, इसलिए इसका नाम कैलोरीजेनिक रख दिया गया है, ठीक। आगे अब चलते हैं। फिर इसके पश्चात इसी हार्मोन के बारे में, यह हार्मोन शरीर में जैव उपपचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं शरीर में, उनको क्या करती है? नियंत्रित करती है। ना तो कम ना तो ज्यादा होने देती है, बल्कि ये अपने पकड़ में रखती है, नियंत्रित करती है। इसके बाद जो ये हार्मोन स्रावित करती है थायरॉक्सिन हार्मोन, अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। तो ये रहा कमी से होने वाले रोग। तो पहला है सामान्य घेंघा रोग। सामान्य घेंघा रोग को एडमिक घेंघा भी कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि सामान्य जो घेंघा इसको एडमिक घेंघा के नाम से भी जाना जाता है। कभी प्रश्न आ जाए एडमिक घेंघा किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आप लोग टिक करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसमें क्या लिखा है कि आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। यदि शरीर में आयोडीन हम कम लेते हैं तो हमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि जो आपका TH यानी थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसका जो मुख्य घटक है वो है आपका आयोडीन। आयोडीन इसका मुख्य घटक है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और जैसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी क्या होगा? फिर उसके पश्चात थायराइड ग्रंथि में आकार बढ़ जाएगा। यानी पहले अगर छोटी थी थायराइड ग्रंथि अपने पहले जैसे आकार में थी, जैसे ही आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन का पूरक है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। उसके पश्चात आपके जब थायरॉक्सिन हार्मोन आपके थायराइड ग्रंथि को नहीं प्राप्त होगा तो उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात उसमें सूजन आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी। आगे इसी में दूसरा रोग है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जड़बामनता रोग, ठीक। जड़बामनता, ठीक। इसमें क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाता है। यानी कैसा विकास? मानसिक विकास और शारीरिक विकास, दोनों प्रकार के विकास रुक जाते हैं, जिसको जड़बामनता हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़बामनता रोग कहते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। जिन बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी उनके बचपन से ही हो जाती है, जब वो शिशु अवस्था में रहते हैं तभी से हो जाती है, तो उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। इसके पश्चात इसी में तीसरा रोग जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है उसका नाम है हाशिमोटो रोग। क्या नाम है? हाशिमोटो रोग। इस रूप में थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध ऑटो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जैसे कि जो आपके शरीर में एंटीबॉडी होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, या हम कह सकते हैं रोगों से रक्षा करती हैं,
तो एंटीबॉडी ना होकर ऑटो एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो थायराइड ऊतकों को नष्ट करते हैं। यानी जो थायराइड के ऊतक होते हैं, जो थायराइड ग्रंथि को प्रोटेक्ट करते हैं या उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके हित में कार्य करते हैं, उनको क्या करती हैं, ऑटो एंटीबॉडी बनती हैं उनके खिलाफ। ऑटो मतलब होता है उनके खिलाफ बनना, तो ऑटो एंटीबॉडी बनती है और क्या करते हैं कि उनके ऊतकों को नष्ट कर देती हैं, नष्ट करती हैं। इस प्रक्रिया को थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। यानी जो ऊतक जिस ग्रंथि की रक्षा करते हैं, उनसे उनके हित में कार्य करते हैं, अगर आप उनको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब ये भी हो जाएगा कि आप उसी ग्रंथ की हत्या कर रहे हैं। तो अगर ऑटो एंटीबॉडी का निर्माण करके, तो हाशिमोटो रोग में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथ की आत्महत्या, यानी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित किया जाता है और इस थायराइड ग्रंथि के प्रभावित होने से मानव में विभिन्न प्रकार की विकृतियां आती हैं। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपका थायराइड ग्रंथि है ये कुछ हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक, तो पहला हार्मोन क्या था हमारा, थायरॉक्सिन था। इसके बाद दूसरा हार्मोन हम पढ़ेंगे कैल्सीटोनिन। ये किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा, थायरॉक्सिन थायराइड जो ग्रंथि है उसी के द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो पहला हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया गया था, उसका नाम है थायरॉक्सिन, और दूसरा हार्मोन जो है स्रावित होने वाला थायराइड ग्रंथि, उसका नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में T4 बोलते हैं, जिसको हम टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन बोलते हैं। इसके बारे में पॉइंट्स, यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को अस्थियों में ले जाता है। यानी हमारा जो रक्त होता है उसमें कई सारे पदार्थ होते हैं, चाहे आयोडीन हो, चाहे आपका कैल्शियम हो, चाहे पोटेशियम हो, ठीक, अन्य प्रकार के भी कई सारे तत्व होते हैं। तो उसमें से जो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन है, ये क्या करता है, कैल्शियम को निकाल लेता है और ले जाके कहाँ रख देता है, अस्थियों में ले जाके रख देता है। तो क्या कर, जब ये बार बार रक्त से कैल्शियम को निकालेगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जबकि रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक, आपके जो ब्लड है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक, तो जब ये कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम बढ़ेगा कहाँ, यानी अस्थियों में बढ़ेगा। तो रक्त में जब कमी होगी, अर्थात रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करता है, इसलिए इसे हाइपो कैल्शियमिक या कैल्शियम बोलते हैं। ठीक, हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन या हाइपोकैल्शियम हार्मोन बोला जाता है। इसका कारण ये है कि ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम दूसरी ग्रंथि पढ़ेंगे जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। अभी हमने पहली ग्रंथि कौन सी पढ़ी, थायराइड ग्रंथि पढ़ी। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला थायरॉक्सिन, दूसरा कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो था वो उसका मुख्य घटक आयोडीन था, वो ताप को बढ़ाता था, इसलिए उसको हम थर्मोजेनिक, और उसके बाद ऊर्जा को बढ़ाता इसलिए कैलोरीजेनिक कहते थे। इसके पश्चात हम दूसरा हार्मोन जो पढ़ेंगे वो कैल्सीटोनिन था, उसका हमने पढ़ा। फिर इसके पश्चात कैल्सीटोनिन के बाद अब हम दूसरी ग्रंथि पढ़ेंगे जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इसके तीन नाम हैं, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, हमारे शरीर में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है, ये हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक, कहाँ उपस्थित होती है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। यानी ये जो आपके मस्तिष्क का जो चित्र होता है, इसमें बीच में यहाँ पे थैलमस और हाइपोथैलेमस का भाग होता है। इसी हाइपोथैलेमस के नीचे वाले भाग में आपकी ये पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीनियल से बड़ी। यानी जो पीयूष ग्रंथि है वो अगर पीनियल ग्रंथि को छोड़ दिया जाए तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कई बार आपको क्वेश्चंस आते हैं और उसमें लिखा रहता है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान से सुनिए। उसमें पहला विकल्प दिया रहेगा आपका थायराइड ग्रंथि, दूसरा दिया रहेगा थाइमस ग्रंथि, तीसरा दिया रहेगा आपका अग्नाशय ग्रंथि, चौथा दिया रहेगा पीयूष ग्रंथि। तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे कि यह सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि से, पीनियल से बड़ी, यानी पीनियल से क्या है, ये बड़ी है, यानी पीनियल इससे भी छोटी है। तो जब पीनियल का ऑप्शन ही नहीं है हमारे ऑब्जेक्टिव में, तो हम पीनियल कहाँ से लाएंगे, तो फिर हम लगाएंगे क्या, पीयूष ग्रंथि को हम लगा देंगे कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। चूंकि पीयूष ग्रंथि जो है वो बहुत ही हाईलाइट ग्रंथि है, इसलिए उसको हम इस रूप में पढ़ते हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल को छोड़कर, या पीनियल से बड़ी है। ठीक, आगे यह ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों के हार्मोन के नियंत्रित करती, यानी जो 8-9 हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं अंतःस्रावी, तो उनके जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं तो ज्यादा ना हो, कम ना हो, या तो स्रावित ही ना हो,
इन सभी प्रक्रियाओं पर नजर कौन रखती है? तो वो रखती है पीयूष ग्रंथि। क्यों रखती है? पीयूष ग्रंथि रखती है। तो जो आपके कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं उन पर नजर कौन रखते हैं कक्षा में? तो वहां के मास्टर जी रखते हैं। इसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि क्या करती है? ये मास्टर का काम करती है, एक आपके इन्विजिलेटर का काम करती है। ठीक, देखती रहती है कि कौन सी ग्रंथि अपना कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। इसका कारण ये है कि सभी ग्रंथियों के हार्मोन को नियंत्रित करती है, उन पर नजर बनाए रखती है। ठीक, इसके द्वारा भी कई सारे हार्मोन स्त्रावित होते हैं। पहले तो इसके 3 भाग होते हैं, उनको देखेंगे। हाँ, पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। ठीक, पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कुछ इस प्रकार से संरचना पीयूष ग्रंथि की होती है। ठीक, तो ये आपका हो जाता है अग्रभाग, ये मध्य भाग, ये पश्च भाग, 3 भाग होते हैं। यहाँ से कुछ हार्मोन स्त्रावित होते हैं, कुछ हार्मोन यहाँ से स्त्रावित होते हैं, कुछ हार्मोन यहाँ से स्त्रावित होते हैं। अब यहाँ पे तीनों भाग बने हुए हैं, एक बार हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ठीक, ऐसे। अब मध्य भाग से MSH, पश्चिम भाग से ADH और अग्रभाग से FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन और GH, इतने हार्मोन स्त्रावित होते हैं। अब एक एक के बारे में देखते हैं। हम अग्रभाग के सबसे पहले अग्रभाग पढ़ेंगे। इसमें FSH है, FSH, फिर उसके बाद LH, फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन, फिर उसके बाद ACTH, फिर TSH, प्रोलैक्टिन और GH। अब इनके एक एक को हम जब आगे पढ़ेंगे तो इनके फुल फॉर्म को देखेंगे। जैसे कि इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इसका तो पूरा ही नाम लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद ACTH है ना, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। फिर इसके बाद है TSH हार्मोन है। ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये प्रोलैक्टिन है, पूरा नाम लिखा है। फिर ये GH यानी ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद ये है MSH है आपका। ठीक, फिर उसके बाद ADH है। इस प्रकार से हार्मोन्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अग्रभाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव कि ADH, MSH और इसके बाद आ जाए आपका LH और फिर आ जाए कोई नहीं। 1 2 3 4, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसमें से प्रश्न आ जाए पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो MSH होता है, ADH होता है, LH होता है, कि कोई नहीं। तो कौन सा होता है आप लोग देखें। MSH मध्य भाग से, तो ये कैंसिल। ADH पश्चिम भाग से, तो ये कैंसिल। इसके बाद अब बचा क्या? LH बचा, तो इसको चेक कर लेते हैं। FSH, LH यानी LH कहाँ से होता है? अग्रभाग से, तो ये LH, इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसको हम आगे लिखा है, एक एक को जब पढ़ते हैं उसमें पढ़ लेंगे। इस प्रकार से अब चाहिए अग्रभाग के हार्मोन को देखते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे अग्रभाग के हार्मोन दिए हुए हैं। इसके द्वारा 6 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। चलिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ये इन छवों को याद करने की एक ट्रिक है। इन छवों को याद करने की एक ट्रिक है। F का पहला अक्षर ले लेते हैं हम लोग। F का पहला अक्षर ले लेते हैं F। L का पहला अक्षर ले लेते हैं L। O का और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, क्रम में लिख लेते हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। F का ले लिए हम, L का ले लिए हम। अब ऑक्सीटोसिन को छोड़ते हैं। अभी हम लेंगे क्या? A ले लेते हैं। तो A का क्या हो जाएगा? यहाँ पे A लिख लेते हैं। फिर इसके बाद T ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा T, FLAT। ठीक, फ्लैट क्या हो जाएगा आपका? FLAT, फ्लैट। अब आप लोग, कई बार हम लोग फ्लैट में रहते हैं, आप लोग भी रहे होंगे, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। फ्लैट के नाम से हम याद कर सकते हैं। ठीक, सॉरी,
यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, आप लोगों को ध्यान देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है टाइपिंग में, सॉरी, आप लोग इसको सुधार लें। ये जो आपका ऑक्सीटोसिन है, ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये अग्रभाग का भाग नहीं है, अग्रभाग से नहीं होता बल्कि यहाँ से स्रावित होता है, मध्य भाग से। ठीक, सॉरी, एक मिनट रुकेंगे आप लोग, हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये आपके पश्च भाग से स्रावित होता है। सॉरी, आप लोग इसको सुधार लीजिए, ऑक्सीटोसिन को यहाँ से हटाइए, ठीक, और लाके आप लोग पश्च भाग में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्सीटोसिन को हटाइए यहाँ से, और लाके पश्च भाग के सामने आप लोग लिख लीजिए एडीएच के नीचे ऑक्सीटोसिन। ठीक, यहाँ से दो हार्मोन, पश्च भाग से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एडीएच होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक, यहाँ से ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एफ होगा, एल होगा, एसीटीएच होगा, टीएसएच होगा, प्रोलैक्टिन होगा और जीएच होगा। ये 6 हार्मोन यहाँ से होंगे। ठीक, आप लोग ऑक्सीटोसिन को हटा के यहाँ रख लीजिए। ओके, अब तो इसको हमने काट दिया पहले ही। अब इनकी ट्रिक 1 2 3 4 5 6, इन 6 को हम लेते हैं। ठीक, अब 6 में एफ का पहला अक्षर ले लेते हैं, एफ, फिर एल ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं ए ले लेते हैं, फिर इसके बाद टी का पहला अक्षर टी ले लेते हैं। फ्लैट हो गया। अब देखिए हम फ्लैट के पीजी, पेइंग गेस्ट जिस रूप में रहते हैं, तो फ्लैट ये 4 एफ एल ए टी फ्लैट, फिर हम कहाँ रहते हैं, फ्लैट में पीजी रहते हैं, पीजी के रूप में हम रहते हैं, यानी पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं। तो हम फ्लैट में पीजी के रूप में यानी पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, फ्लैट पीजी, एफ फॉर एफ एस एच, एल फॉर एल एच, ए फॉर ए सी टी एच, टी फॉर टी एस एच और पी फॉर प्रोलैक्टिन, जी फॉर ग्रोथ हार्मोन जी एच, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आप लोग भी याद कर लीजिए फ्लैट पीजी, तो एफ फॉर एफ एस एच, एल फॉर एल एच और ए सी टी एच, ए फॉर टी फॉर एस एच और पी फॉर प्रोलैक्टिन, जी फॉर ग्रोथ हार्मोन। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं फ्लैट पीजी के नाम से। इसके बाद आगे एम एस एच दूसरा जो भाग है इसका, फिर पश्च भाग में एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक, और एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो होते हैं यहाँ से स्रावित। अब आगे चलते हैं, हम पहला देखते हैं अग्रभाग। यहाँ से अग्रभाग, यहाँ से 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन एफएसएच, जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग मतलब होता है उत्तेजित करना, है ना, उत्तेजक। तो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन जिसको बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह जनन कोशिका कौन कौन सी होती है मानव में? शुक्राणु होती है, अंडाणु होती है। शुक्राणु क्या होती है महिलाओं में, अंडाणु क्या होती है पुरुषों में। तो शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण में सहायक होती है। क्या, इन दोनों के निर्माण में सहायक होती है कौन सी हमारी जो ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके निर्माण में सहायक होता है, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में। फिर इसके पश्चात आगे दूसरे नंबर का एलएच हम पढ़ेंगे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन के निर्माण को उत्तेजित करता है। ठीक, क्या हमने अभी पढ़ा था जनन कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु के बारे में। इसके बाद जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, यानी जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है हार्मोन, और ये जो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, इसके निर्माण को उत्तेजित करता है कौन, एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद तीसरा है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म। यह हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन को उत्तेजित करती है, यानी जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, आगे हम पढ़ेंगे, वो किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो उसके कॉर्टेक्स भाग से, ठीक, जो कॉर्टेक्स भाग है वहां से जो हार्मोन निकलते हैं उनको क्या करती है, ये उत्तेजित करती है। ठीक, क्या करती है, उत्तेजित करती है, यानी उनको उत्तेजना के द्वारा निकालने का प्रयास करती है। ठीक, एसीटीएच ये हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। फिर इसके बाद चौथे नंबर का जो हार्मोन है हमारे अग्रभाग का, वो है टीएसएच, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को उत्तेजित करता है, यानी थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन होते हैं उनको उत्तेजित करके उनको शरीर में स्रावित करवाता है कौन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक,
आगे नंबर 5 हार्मोन इसका प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह हार्मोन शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं में दूध का निर्माण करता है। यानी जो माताएं दूध, जैसे किसी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, तो शुरुआती दौर में जो जब दूध नहीं निकलता है तो जो मिल्क हार्मोन है हमारा, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसी के द्वारा दूध का निर्माण होता है। ठीक, जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो खुलती हैं और दुग्ध स्रावित होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क हार्मोन का कार्य करता है शरीर में। इसके बाद 6वें नंबर का ग्रोथ हार्मोन, जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। यह हार्मोन शारीरिक वृद्धि कराता है। यदि यह हार्मोन की कमी से बच्चे की शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है, अर्थात बच्चा बौना रह जाता है। यानी किसी व्यक्ति में, जो व्यक्ति छोटे होते हैं, आपने कई बौने व्यक्तियों को देखा होगा जो कि बहुत छोटे होते हैं, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन यानी जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, इसकी कमी होती है, बराबर ये स्रावित नहीं होता है शरीर में, बचपन से ही कमी हो जाती है शिशु अवस्था के दौरान ही, तो इस बौने लोग रह जाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, मध्य भाग। हमने क्या पढ़ेंगे, मध्य भाग, ये देखिए यहाँ पे ये रहा इसका मध्य भाग। मध्य भाग में MSH हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, ये रहा आपका मध्य भाग। मध्य भाग में MSH यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है MSH का फुल फॉर्म? MSH का फुल फॉर्म मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह त्वचा में मिलेनिन वर्णक को फैलाता है, यानी जो हमारी त्वचा है उसमें मिलेनिन वर्णक को फैलाता है, अर्थात निर्माण करता है। फैलाने से तात्पर्य है वो निर्माण करता है। मिलेनिन वर्णक त्वचा की संक्रमण तथा धूप से सुरक्षा करती है। ठीक, जो मिलेनिन वर्णक होता है हमारे त्वचा के ऊपरी भाग में रहता है, ये हमारे शरीर की संक्रमण से और धूप से सुरक्षा करता है। मिलेनिन वर्णक के कारण ही बाल एवं त्वचा का रंग काला होता है। जो मिलेनिन वर्णक है इसी के कारण बाल और जो त्वचा है उनका रंग क्या होता है, काला होता है। यानी कोई किसी व्यक्ति को आप देखोगे वो सांवला होता है, सांवले प्रकृति का होता है, तो क्या होता है उसमें मिलेनिन वर्णक की मात्रा अधिक होती है। और बालों का रंग जिसका काला है यानी उसमें मिलेनिन वर्णक पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है। ठीक, ये रहा MSH। इसके बाद अब पश्च भाग पढ़ेंगे। पश्च भाग में हम देखेंगे जो एक हार्मोन ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH का फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में देख लेते हैं। यह हार्मोन शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को धीमा करता है, यानी अत्यधिक मात्रा में ना हो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शरीर में, इसको धीमा करता है। तथा जब कभी जल की कमी हो जाती है तो नेफ्रॉन से पुनः जल को अवशोषित कर लेता है। यानी जब हमारे शरीर में कभी डिहाइड्रेशन होने लगता है, जल की कमी होने लगती है, लूज मोशन रहता है, उस स्थिति में ADH हार्मोन जो है एक्टिव होता है और शरीर में नेफ्रॉन से जल को अवशोषित करके संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। ठीक, ये कार्य कौन करता है, ADH करता है। इससे संबंधित पॉइंट है जिसको हम नोट के रूप में पढ़ेंगे यहाँ पे। यदि शरीर में ADH हार्मोन की कमी हो जाती है, क्या अगर शरीर में ADH जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाए तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यानी जो किसी चीज को कंट्रोल करके रखा है, धीमा करके रखा है, अगर उसकी कमी हो जाए, वही ना रहे, तो जिसको जो कंट्रोल करने वाला है वो नहीं रहेगा तो वो अनकंट्रोलेड हो जाएगी, तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, इसकी तीव्र हो जाती है। तथा रक्त से अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज छनकर मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी जो आपके किडनी में नेफ्रॉन के द्वारा रक्त का छनन किया जाता है और उसमें जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में जब क्या होता है कि ADH हार्मोन एक्टिव नहीं होता है, कार्य नहीं करता है, तो ग्लूकोज भी क्या करता है कि छन के मूत्र में मिल जाता है और वो शरीर के साथ बाहर निकलने लगता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। यानी निरंतर ग्लूकोज हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, हमको ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तब एक रोग का जन्म होता है जिसे मधुमेह के एक प्रकार डायबिटीज इंसिपिडस के रूप में जानते हैं। यानी इसको हम मुख्य रूप से वैसे सभी लोग मधुमेह कहते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज की कमी के कारण मधुमेह होता है तो उसको हम एक भाषा और डायबिटीज इंसिपिडस या मधुमेह इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। यह मधुमेह का एक प्रकार है, क्योंकि मधुमेह के दो प्रकार होते हैं, एक मधुमेह इंसिपिडस होता है, एक मधुमेह मेलाइटस होता है। यानी एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, एक डायबिटीज मेलाइटस होता है। आगे डायबिटीज मेलाइटस को भी पढ़ेंगे हम, तब तक में यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। ये कई बार MPPSC मेंस के भी प्रश्न में MPPSC मेंस में भी ये प्रश्न आ चुका है। 6 नंबर में आया था कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद आगे एड्रीनल ग्रंथि, हम 2 ग्रंथि पढ़ चुके हैं, पहली थायराइड ग्रंथि पढ़ी और दूसरा पीयूष ग्रंथि पढ़ा। अब हम तीसरी ग्रंथि पढ़ रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि पढ़ रहे हैं। इसकी संख्या 2 होती है, यानी शरीर में एड्रीनल ग्रंथि 2 पाई जाती हैं। ठीक,
यह किडनी के ऊपर स्थित होती है, यानी एक हमारी दाई किडनी होती है, एक बाई किडनी होती है, इस पर भी एड्रिनल ग्रंथि होती है, इस पर एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो एक एड्रिनल ग्रंथि, दो एड्रिनल ग्रंथि। तो शरीर में कितनी एड्रिनल ग्रंथि होती हैं? 2 होती हैं। ठीक, इनके 2 भाग होते हैं। जो ग्रंथि है इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है केंद्रीय भाग जिसको मेडुला बोला जाता है, इससे निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। यानी जो मेडुला जिसको बोलते हैं केंद्रीय भाग, इससे हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन या एड्रिनल हार्मोन। 2 नामों से जाना जाता है। एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं आप लोग, या एड्रिनल भी बोल सकते हैं। तो आप लोग जो भी दोनों को याद रखेंगे, कभी एपिनेफ्रिन आ जाए, कभी एड्रिनल आ जाए, तो तैयार रहेगा, कोई भी आ सकता है। यह हार्मोन शरीर में भय, तनाव, चिंता, आपातकालीन परिस्थिति में स्रावित होते हैं। का भय के इस समय, तनाव के समय, चिंता के समय और आपातकालीन परिस्थिति के समय यह हार्मोन स्रावित होता है, एपिनेफ्रिन या एड्रिनेलिन, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक, कब होता है? भय, तनाव, चिंता और आपातकालीन परिस्थिति के समय स्रावित होता है। आगे, इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, लड़ो या उड़ो, फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा। आपातकालीन हार्मोन कह सकते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, लड़ो या उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, एपिनेफ्रिन को या एड्रिनेलिन को। ठीक, इसके पश्चात हमने कहा था कि जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके 2 भाग होते हैं। तो हमने पहला पढ़ा केंद्रीय भाग, दूसरा है परिधीय भाग, इसको कॉर्टेक्स भाग भी कहा जाता है। इससे कुल मिला के 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहले हार्मोन का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ठीक, इसे जीवन रक्षक, लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके लिए, और इसका उत्तर है कि अगर कभी प्रश्न आ जाए कि जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ना आप लोग नाम लिखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग से? तो परिधीय भाग या कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। ठीक, इसके बाद यह शरीर में जल तथा अन्य उपयोगी पदार्थों की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। यानी शरीर में क्यों इसको जीवन रक्षक कहा जाता है? क्योंकि शरीर में जल की मात्रा एवं अन्य उपयोगी पदार्थ को संतुलित बनाए रखता है, इसलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। फिर उसके बाद आगे दूसरे नंबर का जो इससे हार्मोन स्रावित होगा परिधीय भाग से, उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। यह शरीर में आरबीसी तथा ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाता है। यानी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुस्कल या रेड ब्लड सेल, तथा ऊर्जा की मात्रा को ये बढ़ाता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोज का कार्य ही होता है ऊर्जा को बढ़ाना, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? ऊर्जा और आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। यह अवसाद, तनाव, चिंता आदि को कम करता है। यानी अवसाद, तनाव, चिंता, यदि मनुष्य में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है तो अवसाद भी नहीं होगा मनुष्य के अंदर, यानी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, तनाव में नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद चिंता भी नहीं होगी मनुष्य को। ठीक, इसका उपयोग डोपिंग में भी किया जाता है। यानी जब कभी किसी एथलीट का या किसी अन्य खिलाड़ी का डोपिंग प्रक्रिया होती है, ठीक, जो वाडा एजेंसी होती है वो डोपिंग की प्रक्रिया में जब किसी व्यक्ति को उसका परीक्षण करती है, तो उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का यूज किया जाता है। उसके बाद आगे तीसरा जो हार्मोन है इसका नाम है सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। क्या? सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन के निर्माण को संतुलित बनाए रखता है। यानी ये क्या करता है कि जो उसमें पुरुषों में हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरॉन जनन हार्मोन, और महिलाओं में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उनके निर्माण को संतुलित बनाए रखता है, जिसको इस हार्मोन को सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे हम चौथी नंबर की ग्रंथि पढ़ेंगे, अग्नाशय ग्रंथि, और आज की अंतिम ग्रंथि कल है। ठीक, इस वीडियो की अंतिम ग्रंथि और चौथी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। यह शरीर की एकमात्र मिश्रित अर्थात अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि है। अगर यकृत के बाद देखें तो दूसरी नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, और सिर्फ एक ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि। तो यह अंतःस्रावी भाग, इसके 2 भाग होते हैं, अंतःस्रावी, एक होता है बहिस्रावी। तो हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? वर्तमान में अंतःस्रावी पढ़ रहे हैं, तो हम इसका अंतःस्रावी भाग पढ़ेंगे। यह 4 कोशिकाओं का बना हुआ होता है। यानी जो इसका अंतःस्रावी भाग है वो 4 कोशिकाओं का बना हुआ होता है। पहली कोशिका का हम नाम लेंगे और पहली कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली कोशिका है अल्फा कोशिका। ठीक, इससे ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, अतः रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। ठीक, क्या करता है? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है।
क्योंकि ये ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर में संचित हो, तो भोजन का एक रूप, जैसे कि हमारे शरीर में भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है, कभी आवश्यकता पड़ेगी शरीर को तो हम ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करेंगे। लेकिन अल्फा कोशिका से निकलने वाला जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है, परिवर्तित करने का काम करता है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में करने लगता है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, काहे में, रक्त में बढ़ जाती है, तब इस स्थिति में ग्लूकेगॉन का एक और नाम पड़ जाता है और उस नाम से, इसको और नाम से जानने लगते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से जानने लगते हैं। किसको? ग्लूकेगॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से जानने लगते हैं। ठीक, इसके बाद आगे फिर उसके बाद दूसरी जो कोशिका है इसकी, बीटा कोशिका, 4 कोशिकाएं हैं, तो पहली अल्फा, दूसरी बीटा। इस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कई बार ये प्रश्न आया कि हाँ, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से, और किस ग्रंथि से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। यह हार्मोन रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, यानी इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। अभी पिछला जो हार्मोन हमने पढ़ा था ग्लूकेगॉन, वो क्या करता था? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता था, क्योंकि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता था। लेकिन यहीं पे उसके विपरीत इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन को क्या करती है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज को संचित करने के लिए उसका रूप बदलती है और उसको ग्लाइकोजन बनाती है, अर्थात रक्त में क्या करती है? ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देती है। इसलिए इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। क्या? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। जो बढ़ाते हैं उनको हाइपर कहा जाता है, जो कम करते हैं उनको हाइपो कहा जाता है। ये दो चीजें आप छोटा सा अंतर है समझेंगे। जो हार्मोन किसी भी जैसे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाए अगर कोई हार्मोन, तो उसको हाइपर लगाएंगे, लेकिन जो घटाए उसको हाइपो लगाएंगे। तो इस आधार पर इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाएगा। ठीक, अब आगे नोट, यहाँ पर भी नोट हम देखेंगे इंसुलिन के ही बारे में है। यदि इंसुलिन का निर्माण शरीर में कम हो जाए, यानी जिस प्रकार से हमने अभी कुछ टाइम पहले एडीएच पढ़ा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन पढ़ा था, उसी प्रकार से इंसुलिन भी है। यदि शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, निर्माण कम होने लगे, तो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। देखिए इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अब मान लीजिए कुछ समय के लिए इंसुलिन है ही नहीं, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करेगा? कोई नहीं परिवर्तित करेगा। ग्लूकोज जस का तस रक्त में रहा आएगा। ठीक, तो इस आधार पर कहते हैं कि उपस्थित ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, यानी जब रहेगा ही नहीं तो कैसे परिवर्तित होगा? नहीं हो पाता है, अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यानी रक्त में ग्लूकोज आ रहा है, शरीर से आ रहा है, भोजन लेते जा रहे हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है, इंसुलिन कम निर्माण हो रहा है इंसुलिन का, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे मधुमेह के एक प्रकार डायबिटीज मेलाइटस का जन्म होता है। पीछे अभी कुछ टाइम पहले हमने चर्चा किया था इसी वीडियो में कि डायबिटीज इंसिपिडस, जब मूत्र में क्या हो, ग्लूकोज की मात्रा मिल जाए और अत्यधिक ग्लूकोज शरीर से बाहर निकल जाए, तो डायबिटीज क्या होती थी? इंसिपिडस होती थी। लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए शरीर में, कम हो जाए तो इंसिपिडस, बढ़ जाए तो डायबिटीज मेलाइटस, बढ़ जाए तो डायबिटीज मेलाइटस है ग्लूकोज की मात्रा शरीर में, और अगर कम हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक, ये दो चीजें। अब आगे डेल्टा कोशिका नंबर 3। डेल्टा कोशिका, 4 कोशिकाएं हमने पढ़ा था। पहली कोशिका अल्फा पढ़ा, दूसरी बीटा पढ़ा इंसुलिन वाली, तीसरी पढ़े हैं डेल्टा कोशिका। ठीक, इस कोशिका से सोमेटोस्टेटिन क्या सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्या सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है? किससे? डेल्टा कोशिका से। इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके पश्चात नंबर डी, यानी चौथे नंबर की कोशिका पॉलीपेप्टाइड कोशिका। इस कोशिका से पॉलीपेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। क्या हार्मोन? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद आगे, तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त होता है, और हमने आज 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंप्लीट किया। अगले दिन हम 5वें नंबर की, 6वें नंबर की, 7वें नंबर की, 8वें नंबर की और 9वें नंबर की ग्रंथि को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। चूंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखने में भी दिक्कत आती है, तो इस आधार पर वीडियो हम आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।